नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं होशंगाबाद जिला कलेक्टर संकेत भोंडवे जी। संकेत जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि पिछले दिनों न सिर्फ प्रदेश की मीडिया में बल्कि देश भर में इनका नाम खासा सुर्खियों में रहा। इसका कारण था राष्ट्रपति के द्वारा मिले, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को मिलने की सबसे अहम वजह है समाज के एक ऐसे वर्ग के लिए काम करना जिन्हें कि हमने मुख्य धारा से ही अलग मान लिया है। जी हाँ, अपनी प्राकृतिक असक्षमताओं के कारण एक ऐसा वर्ग जो कि मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाता, निशक्त जनों के लिए किए गए, निशक्त जनों के उत्थान के लिए और निशक्त जनों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यों के लिए हम संकेत जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हमारे साथ ऐसी हस्ती मौजूद है। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाज के इस वर्ग के प्रति हमारी सहानुभूति तो होती है, लेकिन इनका साथ कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन ऐसे समय में सरकार की योजनाओं को न सिर्फ बेहतर ढंग से इन्होंने अपने क्षेत्र में क्रियान्वित किया है, बल्कि इसके साथ ही लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं सबसे पहला प्रश्न सर आपसे करना चाहूँगा कि निशक्त जनों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए ये जो आपने काम किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? निशक्त जन एक ऐसा समाज का घटक है जहाँ पर जो कमज़ोर होता है, और जब हम शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं तब समझ में आता है कि उनके लिए कितना ज़रूरी है लाभ पहुँचाना, और कैसे देखा जाए कि वो वंचित न रहे। एक व्यक्तिगत रुचि तो थी, परंतु ये भी था कि पूरा जो है ध्यान दिया जाए कि निशक्त जन सामाजिक न्याय विभाग की जो सभी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको किस तरह बेहतर तरीके से हम निशक्त जन तक पहुंचाएं। तो जब आपने ये काम अपने हाथ में लिया तो कई प्रकार की जमीनी हकीकत से आप रूबरू हुए होंगे। तो किस तरह की समस्याओं से का सामना आपको करना पड़ता है और उन समस्याओं से किस प्रकार आप उन समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और उन जो भी आपने योजना चलाई है उनका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर पाते हैं। तो मैं उन समस्याओं के बारे में, उन चुनौतियों के बारे में जानना चाहूँगा जो आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए जिनका सामना आपको करना पड़ा। नहीं, सही है कि समस्या आती है। आप जब कोई कार्यक्रम क्रियान्वयन करते हैं तो समस्या आएगी, परंतु अलग अलग प्रकार की समस्या है, कुछ छोटी है, बड़ी है। अब जब ज़मीनी अमली जामा जब आप उसको पहनाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक पूरे टीम वर्क के साथ आप काम करें। जो हमारा पूरा जो एक टीम होती है ऊपर से नीचे तक, उनको पूरा पहले तो समझाएं, और समाज में भी जो है उसके लिए एक जागरूकता फैलानी लगती है कि एक अवेयरनेस करना पड़ेगा आपको। उसी के साथ मुझे लगता है कि जब अपन आगे बढ़ते हैं तो वो समस्या बदल के आपको एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, मोटिवेट करती है और अच्छा बेहतर करने के लिए। क्योंकि जब आप लाभ देना शुरू करते हैं और जब निशक्त जन घटक के लिए आप काम करते हो तो मुझे लगता है कि ऐसे घटक के लिए काम करने के लिए कोई समस्या रह नहीं जाती है। शासन की बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं और जब हम इनका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से करेंगे तो ये समस्या जो है उपलब्धियों में बदल जाती है। अच्छा, तो मतलब समस्याओं से ही आपको मोटिवेशन प्राप्त होता है। हाँ। एक और जो आपने जो इतना बड़ा जो काम किया है, होशंगाबाद जिला देश के 5 सर्वश्रेष्ठ जिलों में आज निशक्त जनों के लिए काम करने के लिए होशंगाबाद जिले का भी नाम हुआ है देश भर में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि होशंगाबाद में तो कामयाबी मिली और आपकी इस सफलता को देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है कि अब ये योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी, इसके उन्होंने निर्देश जारी कर दिए। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब आप इस योजना का क्या भविष्य देखते हैं, क्योंकि अभी एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर व्यापक स्तर पर फैलने जा रही है। तो अब इसका क्या भविष्य है, अब क्या चीजें, इसका क्या रिजल्ट, क्या परिणाम सामने आएंगे? इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो देश के टॉप 5 जिलों में होशंगाबाद का चयन हुआ है, तो राष्ट्रीय न्यास एक संस्था है सामाजिक न्याय विभाग की, भारत सरकार की। उसमें मानसिक एवं बहुविकलांग लोगों के लिए जो 500 रुपये पेंशन और निरामय बीमा दिया जाता है, उसमें हमारा भारत में टॉप 5 जिले में नाम आया था। और ये जो पुरस्कार दिया है वो मात्र होशंगाबाद जिले को दिया है, सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए। अच्छा। पूरे भारत में एकमात्र जिला है। निश्चित तौर पर उपलब्धि है बड़ी। हाँ, हमने जब निशक्त विवाह 11 मार्च 2015 को किए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें आए थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो फिर घोषणा की गई कि सभी जिलों में ऐसे विशेष निशक्त विवाह के आयोजन होंगे। तो एक ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रयास एवं उपलब्धि थी
कि जिन निशक्त भाई बहनों के लिए हम प्रयास करे थे, जिनके लिए हमने परिचय सम्मेलन कराए, उनके लिए फिर एक औपचारिक तौर पर एक घोषणा होने से हमें बल मिला। अच्छा। तो मुझे लगता है इससे ज़रूर जो है सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। और छोटी छोटी योजनाएं हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है, छात्रवृत्ति है, राशन है और इतर भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मानसिक बहुविकलांग पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा की 150 रुपये की पेंशन है। तो मुझे लगता है कि ये जब योजनाएं अभी जो क्रियान्वयन हो रही है समग्र के द्वारा सामाजिक न्याय विभाग से, तो वाकई इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मतलब क्या सकारात्मक बदलाव अपेक्षित किया है आपने, क्या एक्सपेक्ट किया है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा एक वातावरण बन गया है और समाज के हमारे ऐसे घटक जो कमज़ोर घटक में एक है, उसमें सभी प्रकार के लोग शामिल हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वयोवृद्ध हमारे वरिष्ठ नागरिक हो। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा इससे लाभ मिलेगा कि निशक्त जनक के जो कार्यक्रम हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, पेंशन्स है, स्कीम्स है, सामाजिक सुरक्षा भी बहुत सारी है। तो मुझे लगता है कि इसमें सही में जो है अब लाभ मिलेगा और मिल रहा भी है। मतलब बी पॉजिटिव है ना, तो निश्चित तौर पर उसके जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही परिणाम निकल कर सामने आएंगे। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली, जिनमें से एक ये भी था कि आपको इससे पहले भी निर्वाचन आयोग द्वारा बेहतर चुनाव कराने के लिए सम्मानित किया जा चुका है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से भी आपको नवाजा जा चुका है, कृषि महोत्सव में भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या सोच और क्या विचार प्रणाली, क्या कार्य प्रणाली आपकी रहती है किसी भी काम को करते समय, कि आपकी कहना चाहिए पुरस्कार प्राप्त करना आपकी आदत सी बन गई है और लगातार आप कोई भी काम आपके हाथ में जब सौंपा जाता है तो उसमें आप सर्वश्रेष्ठता के साथ उसको अंजाम दे रहे हैं। तो उस सोच के बारे में, उस कार्य प्रणाली के बारे में मैं जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि शासन की बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। जी हाँ। अगर हम उसको गंभीरता से सही समझ कर अगर उसका क्रियान्वयन करें और अंतिम छोर के आदमी के अंतिम छोर तक जो है उसके पहुंचाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि यही सफलता है। कोई अधिकारी पुरस्कार के लिए कभी वो ध्येय में रख के काम नहीं करता है, परंतु जब निरंतर गति से वो काम करते रहते हैं और लाभ पहुंचाता है, जब हम पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी दखल ली जाती है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कृषि महोत्सव हो, निर्वाचन आयोग हो, होशंगाबाद जिले ने आधार में भी काम किया है, कास्ट सर्टिफिकेट में भी हम सर्वश्रेष्ठ रहे। तो मुझे लगता है कि पहले तो एक पूरी टीम होती है जो टीम काम करती है, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, सीओ सीएमओ हो, हमारे सचिव, पटवारी, ग्राम कोटवार, समस्त आशा, आंगनवाड़ी, तो पूरा एक अमला एक परिवार की तरह काम करता है। और दूसरा यह है कि इसके साथ साथ जब कोई नवाचार होता है, जब कोई इनोवेशन होता है, जैसे निशक्त विवाह का विशेष विवाह हुआ, और भी जो है हमने जिले में कुछ एक दो ऐसे कार्यक्रम लाए जिससे कि लोगों को जोड़ सके। नवाचार हो जाता है क्योंकि जब समाज जुड़ता है, लोग जुड़ते हैं। ऐसे ही होशंगाबाद जिले में कुपोषण के लिए हमने अटल बाल पालक जो है समाज के वरिष्ठ नागरिक, अधिवक्ता, व्यापारी, पत्रकार बंधु, किसान भाई, सबको जोड़कर कुपोषित बच्चों को गोद लेने के लिए कार्यक्रम चलाया। एक नवाचार के तहत लोग आगे आए और तब समझा कि सही में जो है शासन के योजनाओं का अच्छी तरह और क्रियान्वयन होने लगा। तो मैं कहूँगा कि एक टीम वर्क है, नवाचार है, जो हमें बल भी देता है और योजनाओं को अच्छा लाभ पहुंचाता है और कहीं ना कहीं फिर रिकॉग्निशन और मेरिट मिल जाती है, तो वो अच्छा भी लगता है। बिल्कुल, आपने एक अच्छा नेतृत्वकर्ता जो होता है उसकी यही भावना होना चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चले, सबके साथ टीम वर्क में, जो आपने टीम की बात कही कि जो चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, इन सभी लोगों के साथ आपने काम किया। एक बात और आपने कही कि आपने कभी किसी पुरस्कार को ध्येय रखकर या उसको लक्ष्य में रखकर कोई काम नहीं किया, और ये सही बात है। यदि हमारे दिमाग में कोई अपेक्षा आ जाती है तो हम उस काम में अपना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते, लेकिन पुरस्कार से मोटिवेशन तो मिलता है। एक अगली बार जब हमारे सामने कोई भी काम आता है तो एक कहीं ना कहीं भावना रहती है कि इसमें भी मैं सर्वश्रेष्ठ कर इस पुरस्कार को भी अर्जित करूं, तो ये भाव तो रहता होगा ना? नहीं, इसलिए होता है क्योंकि मतलब नीचे तक जो हमारा अमला है, जो हमारे कर्मचारी है, जो हमारी पूरा परिवार, पूरी टीम है, जिला प्रशासन है, चाहे पुलिस विभाग हो, बिजली विभाग हो, सभी लोग हैं, तो वो हम ऐसा करते हैं कि वहाँ उन तक पहुँचाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब छोटे कार्यक्रम करते हैं या जब बड़े कार्यक्रम करते हैं तो बधाई के लिए उनको भी छोटा सा एक प्रमाण पत्र देते हैं। बिल्कुल। तो आदमी जो है फिर आगे भी अच्छा काम करेगा, उसको भी ध्यान में रहता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है,
और वो जब एक सिंसियरली एक सादा भाव आता है, सेवार्थ, तो मुझे लगता है यही सबसे अच्छा परिणाम और यही पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार, आत्मसंतुष्टि सबसे अच्छा पुरस्कार है। 6 साल की उम्र में एक बेटी घर से निकली पर्वतों की ऊंचाइयां नापने और पहुंच गई राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर। चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में हुई तो लोगों ने जाना 11 पहाड़ फतेह करने वाली नन्ही एडवीना के पीछे पिता का हाथ है। एडवीना जो है अगर 13 साल की उम्र में अगर एवरेस्ट चढ़ लेती है और चढ़ेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं उसके लिए एड़ी चोटी अपना एक एक खून पसीना बहा दूंगा उसको। तो अगला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट है। रास्ता बनाने वाले पिता और उस पर आगे बढ़ रही एडवीना देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा कि संकेत जी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं और इनकी 2 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो सर आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं, क्या इनकी विषय वस्तु है और किस दर्शक वर्ग को, पाठक वर्ग को देखते हुए आपने इन पुस्तकों को लिखा है और क्या संदेश देना चाहा है? ये जो दोनों पुस्तकें लिखी गई है सर्विस में आने से पहले, ज्वाइनिंग से पहले, अच्छा। जब हम तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की और जब चयन हुआ, तो पहली जो पुस्तक है वो है नो योर इंडिया। अच्छा। ये भारत पे लिखी गई अंग्रेजी में और हिंदी में एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत बेसिक फैक्ट्स और फिगर्स आपको भारत के बारे में हमने उसमें जो है लिखे हैं। जैसे कि भारत का जो नेशनल एंथम है, वंदे मातरम हो गया, जो मेडल्स है भारत रत्न से लेके नेशनल फ्लावर, नेशनल टाइगर, बहुत ही बेसिक चीज है, परंतु लोगों को आवश्यक है कि ये पूरा मालूम हो जी। इसके लिए छोटी सी जो है बुकलेट जो है लिखी गई थी। उसके साथ ही जब सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की गई और जो अनुभव आए, और ऐसा लगा कि मार्गदर्शन के लिए जो हमारे सभी भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, उनके लिए जो है फिर एक रोड मैप टू IAS उस वक्त जो है कम समय में लिखी गई, जरूरत है उसकी, जिससे कि लोगों को मार्गदर्शन मिले और जो तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जाना है, नौकरी के साथ तैयारी करनी है, एक इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा एक लोगों में संकोच होता है, उसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो मुझे लगता है कि ये सभी बातें ध्यान में रख के एक रोड मैप टू IAS जी उन लोगों के लिए लिखी गई। एक बहुत बड़ा मास है, ऐसा जो आंकड़े आते हैं कि तकरीबन 12 से 15 लाख लोग देश में हर साल यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, तो सफलता का प्रतिशत तो बहुत कम है, लेकिन उनके लिए यदि सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस प्राप्त हो तो निश्चित तौर पर वे आगे बढ़ सकते हैं। आपने ये बात कही रोड मैप टू IAS, इस पुस्तक के बारे में बताया, ये आपने लिखी है। IAS तक पहुंचने का रास्ता आप बहुत अच्छे से जानते हैं और IAS या एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करते हुए आपको एक लंबा अनुभव प्राप्त हो चुका है। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है, मतलब थोड़ा सा आपकी उपलब्धियां और हमारे इस विषय से हटकर मैं एक बात करना चाहूँगा, आपकी राय जानना चाहूँगा कि संविधान में विधायिका और कार्यपालिका को समन्वय के साथ काम करने की बात कही जाती है कि आपसी समन्वय के साथ काम करें, लेकिन जब कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई काम करने जाता है तो जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, कोई मंत्री हैं, ये सब लोग हैं, तो इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इनके अपने कुछ व्यक्तिगत हित होते हैं। वहीं एक प्रशासनिक अधिकारी या आपका अपना एक कानूनी दायरा होता है, तो ऐसे में आपसी समन्वय कैसे स्थापित हो पाता है? नहीं, ये आपने जो प्रश्न उठाया वो सही है कि जब हम कोई शासकीय योजना का क्रियान्वयन करते हैं और नियम में रह के जो है हम उसका पूरा प्रयास करते हैं लाभ पहुँचे, तो जो हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी अपेक्षा होती है कि, और उनकी भी अपेक्षा और हमारी वही होती है, उद्देश्य वही होता है कि शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाए। तो उसमें मुझे लगता है कि फिर हम बैठ के विचार विमर्श करके कन्विंस भी करते हैं और जो भी नियम है, कानून है, उसके बारे में बताते हैं, परंतु ध्येय हमारा एक ही होता है। और जैसे कि एक गाड़ी के 2 चक्के होते हैं और वो आगे चलते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि उसके साथ फिर जो है, क्योंकि एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि लोगों को लाभ पहुंचाए, सभी योजनाएं, सभी शासकीय कार्यक्रम उनका जो है सही तरीके से, सही तौर पर, सही मात्रा में वहां तक पहुंचे, कोई वंचित न रहे। तो इसमें अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो चर्चा की जाती है, कन्विंस किया जाता है और मुझे लगता है कि इसी तरह जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है। आप लगातार एक बात बोल रहे हैं
कि लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि लास्ट लेयर में खड़े हुए व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचे, उस तक लाभ पहुंचना ज़रूरी है। तो आपसे प्रश्न है कि आपने अपने क्षेत्र में सारे जो सरकारी विभाग हैं उनको अधिक लोकोन्मुख बनाने के लिए क्या काम किए हैं, मतलब किस तरह से कि वो जनता की रीच में है वे सारी चीज़ें? नहीं, देखिए अभी जैसे कि हम कहते हैं कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचाना है, तो निष्ठजन एक ऐसा कमजोर घटक है। आप बताइए कि जैसे कि अगर मुझे आवेदन लिखना है अपने हाथों से और मैं अगर निशक्त हूँ, अगर हाथ नहीं है, तो मैं मेरा आवेदन कैसे लिखूंगा? अगर मुझे कुछ मेरी बात बतानी है, आपको कुछ समस्या बतानी है, बट देन आई कांट स्पीक, मुझे मैं बोल नहीं सकता, तो फिर वो मैं बात कैसे रखूंगा? तो ऐसे जैसे कि कहते हैं कि जो एक फिजिकल चैलेंज होता है उसको तो शुरुआत से ही समस्या आती है, तो वो असली में जो है वो सबसे पीछे रह जाता है फिर। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे जिले में हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओरिएंटेशन और एक कंडीशनिंग, अधिकारी हो कर्मचारी हो, एक सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, कि इस कमजोर घटक के लिए आपको पहले तो दिल से और आत्मा से संवेदनशील होना पड़ेगा, उनकी बातें समझनी पड़ेगी। अगर वो समझा नहीं पाए तो एक समझना पड़ेगा जैसा भी है, और नॉट नेसेसरी कि हर एक बात जो है निराकरण में पात्र ही हो जाएगी या हाँ हो जाएगी। निराकरण करना है मतलब पहले तो आप उसकी अच्छी सुनवाई करो। तो सेंसिटाइजेशन के साथ साथ आप जब सुनवाई करते हैं और उसका विधिवत जो भी कानूनी तरीके से या फिर जो भी परीक्षण करके जो भी लाभ देना है, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो या छोटी सी पेंशन है, कुछ चीजें हैं या हाँ या ना, लेकिन वो उसको सही तरीके से आप जब समझाओ तो ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अगर अपन यही कर रहे तो होशंगाबाद में हमने सभी विभागों को ये कहा है कि जैसे हम जन सुनवाई करते हैं और विशेष तौर पर लोग जब आते हैं तो उनकी समस्या पूछी जाती है, सुनवाई होती है, तो हम ये विशेष ध्यान रखते हैं कि उनको सही तरीके से सुना जाए। और हमारा पूरा अमला इसी में प्रयास करता है कि हम सेंसिटाइज हो और सुनवाई हो और ये भी देखें कि कैसे उन तक लाभ पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जब भी चाहे किसानों को मुआवजा वितरण करने की बात हो या और दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, तो एक बात वे लगातार कहते हैं कि सारे अधिकारी कर्मचारी संवेदना के साथ काम करें। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके चेहरे के भाव देखकर वे संवेदना समझ में आती है। और यदि ये संवेदनशीलता हृदय में ना होती तो ये बात पक्की है, ये तय है कि निशक्तों के लिए इतना बेहतर काम नहीं हो सकता था। तो संवेदनशीलता है, उसका ही परिणाम है कि आज राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। यदि संवेदनशीलता नहीं है तो फिर शायद उस बेहतरी से काम नहीं हो सकता। लेकिन यही मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी को तैयार किया जाता है, उससे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती है वहाँ ये बताया जाता है कि भावुकता से काम नहीं लेना है। तो मैं एक अंतर जानना चाहूँगा कि भावुकता या कहें क्षणिक भावुकता और परिपक्व संवेदनशीलता में क्या फ़र्क है? नहीं, देखिए सभी अधिकारी तो मनुष्य ही है जी, तो मुझे लगता है कि सभी अंदरूनी तरीके से जो है अंदर से एक हमेशा सबका जो है एक विचार होता है, एक सोच होती है जी, एक भावुकता तो होती है। हाँ। परंतु वो जब हम कार्य करते हैं तो प्रशासनिक जो है जब कार्य किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। परंतु आपकी जो अंदरूनी भावुकता है या जो एक मैं कहूँगा इमोशंस है उसको आपको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। परंतु ये चीज़ें भी लाभकारी है क्योंकि जब आप ऐसी योजनाएं जब क्रियान्वयन करते हो ऐसे वर्ग के लिए उस वक्त जब बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, एक लगन के साथ जुटना पड़ता है, तो ऐसी एक जो भावुकता है और आपको जो है एक फोर्स देती है, एक शक्ति देती है काम करने के लिए, और उनको ध्यान में रख के आप करें तो आप दिनों दिन महीनों आप काम कर सकते हैं और लगातार कभी आपको थकान नहीं आएगी। और ऐसे चीज़ों में मैं कहूँगा कि वो बैलेंस करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, तो इसी तरह हम करते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ बताई कि अपने इमोशंस को अपनी शक्ति में परिणत कर लिया जाए, अपनी भावुकता का सही, और वो भावुकता संवेदनशीलता में तभी बदलती है जब हमें हमारे आसपास के परिक्षेत्र का अच्छी तरह से ज्ञान हो और हम वाकई में ईमानदारी से निष्ठापूर्वक किसी काम को क्रियान्वित करना चाहते हैं। एक और प्रश्न है जो गुड गवर्नेंस को लेकर है, और गुड गवर्नेंस को लेकर हालांकि अभी आपने बताया कि सरकारी विभाग अधिक लोकोन्मुख कार्य जब करते हैं, अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक यदि योजना का लाभ पहुंचता है तो वही गुड गवर्नेंस है। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं हो सकता। आपको जिस भी प्रकार से हो लोकतंत्र में खड़े हुए आखिरी पायदान में खड़े हुए व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाइए, यही गुड गवर्नेंस है। एज अ प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जी, नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए और उनके दायरों में बहुत कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। और जैसे आपने देखा कि
सामाजिक न्याय विभाग की समग्र की जो योजनाएं हैं उनका निष्कर्षण के लिए जैसे हमने क्रियान्वयन किया है, तो ये एक उदाहरण है कि अगर आप कुछ करना चाहे तो कोई भी चुनौती आपके लिए कम नहीं है, मतलब कुछ पड़ाव नहीं है। आप करना चाहे और एक वो ध्येय हो, वो एक मिशन हो, तो आप जरूर कर सकते हैं। उसके आगे मुझे लगता है कोई चीज नहीं। अंदर से यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है तो उसके बाद फिर चुनौतियां और रास्ते की बाधाएं ऑटोमेटिक स्वयं भी दूर। और जब उद्देश्य एक है कि सामान्य जन को जो है लाभ पहुंचाना है, लोक सेवा करना है, तो मुझे लगता है सब सभी का उद्देश्य एक ही है। जनप्रतिनिधि भी इसी से दूर मानते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि सभी लोग जब जुड़ते हैं तो वो पूरा लाभ पहुंचता है और उद्देश्य साध्य होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो मेरी बात थी, हालांकि आपने बहुत हद तक उसका समाधान करने की कोशिश की है, उद्देश्य एक हो, लेकिन फिर भी देखने में तो आती है ना ये चीजें कि लोगों की अपनी कुछ राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, अपने किसी वर्ग का ध्यान रखना है, अपने स्वयं के हित हैं, बहुत सारी चीजें, और जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार की इच्छाएं हैं, उतने प्रकार की उनकी रुचियां हैं, उतने प्रकार के उनके स्वभाव हैं। तो इतने भिन्न स्वभाव वाला लोग, और उनके तो उद्देश्य भी बदल गए, क्योंकि यदि आपने चीजों को सही भांति सही ढंग से नहीं समझा है तो इस स्थिति में होता यह है कि आपके स्वार्थ आपके जन कल्याण के उद्देश्य पर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में यदि कोई अधिक शक्ति संपन्न है, उसे ज्यादा राइट्स यदि दे रखे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी चूंकि उसने विधिवत ढंग से, क्योंकि जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयार होते हैं, तो आप सारी चीजों का विधिवत अध्ययन करते हैं, और जो कनेक्टिंग की चीज जो सिखाई जाती है कि चीजों से खुद को कनेक्ट करना है। यदि कोई चीज ऑस्ट्रेलिया में विकसित हो रही है, लेकिन उससे खुद को कनेक्ट कैसे करना। तो जब आप इतने व्यापक स्तर पर अपना दृष्टिकोण बनाते हैं, इतने व्यापक स्तर पर चीजों को समझते हैं, तो मैं समझता हूं एक प्रशासनिक अधिकारी की सोच ज्यादा दूरगामी होती है, और यदि उसको थोड़ी सी कहना चाहिए कि स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उस पर अत्यधिक बाध्यताएं यदि समाप्त की जाएं, तो काम बेहतर हो सकता है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र देश है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो हमारे एरियाज है, रीजन्स है, वहाँ काम करने के लिए अलग अलग एक माहौल है। आप अलग अलग राज्य भी ले लें, परंतु मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ, जैसे आपने कहा कि व्यक्तिगत या जो भी बातें हैं, परंतु जब काम करने का मैंने कहा वापस कि जब हम एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो एक कम्युनिटी लेवल, एक सामुदायिक लेवल की जब बात करें और वो फोकस रखे, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो प्रश्न है और ऐसे जो समस्या या बाधाएं हैं वो खुद ब खुद बाजू में अब हट जाती है। तो हमारा फोकस ये होता है कि अच्छा काम कैसे करें, ज्यादा अच्छा काम कैसे हो। तो ये जो इश्यूज आते हैं 5%, 10% जो आप उनकी बात कर रहे हैं, वो खुद ब खुद हट जाते हैं, और मैक्सिमम जब लोग उससे बेनिफिट होते हैं। पुनः मैं कह रहा हूँ कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है कि पूरा 100% नहीं हो पाता, कभी कभी इश्यूज रहते हैं, फैक्टर्स रहते हैं, क्रियान्वयन में समस्या हो सकती है, परंतु निश्चय वही है, उद्देश्य वही है। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को आप जब फोकस करके, आप जब उस पे एक टारगेट करके उसको के लिए एक्शन लेते हो, तो आई थिंक दैट वही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चाह जहां रहा वहां। लगातार आप दर्शक इस बात को देख रहे होंगे कि जब भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, बाधाओं की बात कर रहा हूँ, तो संकेत जी का एक ही तरफ, जब भी उन्होंने कोई उत्तर दिया तो एक ही तरफ है कि काम करने की इच्छा हो तो सारी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। तो दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक तो आप बाधाओं को गिनाते जाइए, दूसरा आप अपने उद्देश्य पर फोकस रहिए। और सर का जो कहना है कि मुझे तो अपना काम करना है, अधिक जनोपयोगी जन कल्याणकारी यदि काम मैं करूंगा तो ये बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। एक और जो प्रश्न है आपसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि होशंगाबाद एक प्रदेश का प्रमुख धार्मिक महत्व की नगरी मानी जाती है। आए दिन 30 त्योहारों पर वहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। ऐसे समय में एक जिलाधिकारी के सामने कई चुनौतियां आती हैं, क्योंकि आस्था तर्क से नहीं चलती है। वहां पर तो जनता को जो चाहिए है, ऐसे समय अव्यवस्थाएं होने की संभावनाएं भी काफी हो जाती हैं। तब एक प्रशासनिक अधिकारी को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? इसके लिए हम बेसिकली सबसे पहले है नियोजन, प्लानिंग। तो हमारी एक वर्ष पूर्व से प्लानिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी 2016 साल आ रहा है, तो हम सबसे पहले तो एक एनुअल मेला कैलेंडर बनाते हैं। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी छोटे बड़े जो मेले हैं या जो धार्मिक समागम है, सामाजिक समागम है, जो बड़े कार्यक्रम है, चाहे वो 15 अगस्त हो, नर्मदा जयंती हो, होली हो, त्योहार है, तीज त्योहार है, तीज दर्शन है, उन सबको हम जो है अनुविभाग के स्तर पर लाकर एक वार्षिक मेला कैलेंडर अनुविभाग वाइज बनाते हैं। उसको फिर पंचांग से भी परीक्षण करते हैं, क्योंकि जो स्नान का समय है, जो श्रद्धालुओं का समय है,
और अलग अलग धर्मों का जो एक त्योहार और वो समय है, इस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव हम एक मेला कैलेंडर बनाते हैं। तो ये हो गई प्लानिंग की बात। तो हर महीने में शुरुआत में ही जब शांति समिति की बैठक हमारी होती है, तो शांति समिति की बैठक में क्योंकि सभी ज्येष्ठ गणमान्य नागरिक और विविध वर्ग के लोग आते हैं, तो उस महीने के पूरे जो तीज त्योहार आपने जैसे कहा कि होशंगाबाद में धार्मिक एक पूरा माहौल होके नर्मदा नदी के स्नान के लिए जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तालु आते हैं। पचमढ़ी में भी जो बड़े दो मेले लगते हैं, नागद्वारी मेला है, महाशिवरात्रि का महादेव मेला है। तो महादेव मेला समिति उसके लिए हमने बनाई है और वो भी एक अच्छा काम पचमढ़ी में कर रही है। तो इस तरह सबसे पहले है प्लानिंग और दूसरा है फिर पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी भी हम विशेष फोकस करते हैं। जो प्रशासनिक अमला है, हमारे राजस्व अधिकारी है, मैजिस्ट्रेट्स है और उसी के साथ हमारा जो पुलिस बल है, पुलिस विभाग है और इतर भी जो पीडब्ल्यूडी बिजली विभाग है, उनके साथ एक पूर्व तैयारी की बैठक लेके उस जैसा वो है बड़ा कार्यक्रम है, मिडल है या बहुत ही छोटा है, उसकी भी एक प्लानिंग होती है। और पिछले साल के जो भी अनुभव है, जो गार्ड फाइल है, उसका भी हम परीक्षण करके अभ्यास करके उसकी अच्छी तरह तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है प्लानिंग, पूर्व तैयारी और समन्वय ये बहुत जरूरी है और इस तरह हम उसको जो है अच्छी तरह क्रियान्वयन करते हैं। अच्छी प्लानिंग के साथ और समन्वय के साथ यदि किसी क्षेत्र में उतरा जाए तो निश्चित तौर पर उस काम में कामयाबी मिलना तय है। आखिर में जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, व्यक्तिगत क्वेश्चन है। आप इन्फोसिस में काम करते थे। इन्फोसिस देश विश्व की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है, वहाँ भी काफ़ी नेम फेम और पैसा था, लेकिन वो क्षेत्र छोड़कर आज आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का आपने जो निर्णय लिया है, जो कि अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण है, अधिक जटिल है और कठिनाइयाँ भी काफ़ी हैं, अपने तरह की अलग तरह की कई तरह की कठिनाइयाँ। यहाँ आने का आपने जो फैसला लिया है उसका क्या कारण है? क्योंकि चाहते आप एक यूपीएससी क्लियर करने वाला आदमी होनहार और टैलेंटेड तो होता ही है, वो कहीं भी काम करेगा वो वहाँ बेहतर करेगा। तो आप यदि वहाँ रहते तो मैं समझता हूँ वहाँ भी बेहतर किया जा सकता था, लेकिन यहाँ आने के पीछे क्या रीज़न रहा? नहीं, ये सही है कि इन्फोसिस एक बहुत बड़ी विश्वविख्यात देश की और दुनिया की बड़ी कंपनी है जी, जहाँ पे अच्छा जो है पूरा एक सम्मान पैकेज होता है। परंतु शासकीय सेवा में, सिविल सेवा में जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, जो आप काम कर सकते हैं, वो और कोई निजी सेक्टर या कोई दूसरी सेवा में नहीं कर सकते। तो क्योंकि मेरे पिताजी भी इस सेवा में थे और एक जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो जो मैं आज कर सकता हूँ, जो हम निःशक्तजन के लिए, कमजोर वर्ग के लिए कर रहे हैं, वो शायद वहाँ नहीं कर पाता। ये मेरा पहले से ही दृढ़ संकल्प था कि सेवा में आके लोगों की सेवा करना है, इसलिए मुझे लगता है कि यही मेरा जो है उसके लिए उत्तर है। सारे क्वेश्चन के आंसर यदि दर्शकों ने सुने हों तो एक बात लगातार जो संकेत जी ने कही है वो है कि जन कल्याण, जन सेवा, लोक कल्याण की जो भावना हृदय में थी और उस भावना से प्रेरित होकर ही आज संकेत जी यूपीएससी क्लियर कर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जन सेवा का काम कर रहे हैं। और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये निःशक्त जनों के लिए किए गए काम के लिए आज इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे भी ऐसे कई सम्मान आपकी झोली में गिरें, लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जन कल्याण की इस भावना के साथ यदि आगे बढ़कर काम किया जाए तो सफलता निश्चित है। और इसकी वानगी जो हमें देखने मिली है वो यही है कि आज एक होशंगाबाद जिले में चलने वाली योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है। बरबसी आपके इन प्रयासों पर, आपकी इन सफलता पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां जुड़ता गया। संकेत जी की सफलता ने कारवां बनाया है, नए लोग जोड़े हैं और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी तरह ये आगे बढ़कर और भी ज़्यादा कामयाबी को छुएं, लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं, यही हमारी भावना है। संकेत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। अगले हफ्ते हम पुनः फिर किसी नई हस्ती से रूबरू होंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।